हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के शॉर्ट वीडियो में। आज का हमारा शॉर्ट वीडियो का टॉपिक है बैक बॉन्डिंग, जिसमें कई बच्चों को दिक्कत आती है। तो एक बार अच्छे से इसको समझ लेते हैं। काफी बच्चों ने डिमांड की थी कि सर बैक बॉन्डिंग पर एक वीडियो बना दीजिए, और ये वाली सीरीज से आपको बहुत फायदा हो रहा है। तो इस टाइप के और भी वीडियो आपके सामने आते रहेंगे, क्योंकि छोटे वीडियो होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो बैक बॉन्डिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो एटम है, एक वाई है और एक जेड है, ठीक है। मेरे पास दो एटम है, एक वाई है और एक जेड है। ये पहले से ही बॉन्डेड हो, ध्यान से सुनना, पहले से ही बॉन्डेड होने चाहिए। सर क्या सिंगल बॉन्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सर क्या डबल बॉन्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड वाला ऐसा कोई एग्जांपल आपके काम का है नहीं, है ना। तो आपको ऐसे दिखेंगे मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम होगा, दूसरा एटम होगा, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा, और किसी एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक, और दूसरे एटम के पास यहां पर लोन पेयर होगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये पहले से ही कनेक्टेड होने चाहिए, है ना। जैसे अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड हुआ, तब भी सेम वही कंडीशन है कि आपके पास एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल और दूसरे एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है बैक बॉन्डिंग की, ठीक है। अगर ऐसा कहीं दिख रहा है, मतलब आप एकदम बोल सकते हो कि सर बैक बॉन्डिंग होगी। अब होगी तो कैसे होगी, उसकी दो तरीके के हम एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। एक सिंगल बॉन्ड वाला देखेंगे, एक डबल बॉन्ड वाला देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने लूं, मान लीजिए मैंने लिया CH2+ और यहां लगा दिया मैंने NH2। क्या इसमें बैक बॉन्डिंग है? पहले हम ये देख लेते हैं कि बैक बॉन्डिंग चेक कैसे करना है, फिर हम ये देखेंगे कि इसको अप्लाई कहां करना है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये लिखा हुआ है। अब आप मेरे को बताएं, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, CH2+ और NH2। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो क्या बात सही है? क्या बात सही है? ये ऐसा दिखेगा। अब अगर आप देखेंगे तो इसके पास 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 होनी चाहिए था ना लुईस के अकॉर्डिंग। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करेगा? वो ये नाइट्रोजन पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा? नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करेगा। मतलब यहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, और जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये एक रेजोनेंस फिनोमेना है। मतलब बैक बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस बोला जाता है, इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये जो लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा। तो मुझे बताओ, यहां बॉन्ड बनने का मतलब इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके होंगे, है ना। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके होंगे, जो कि तुमको ऐसा दिखेगा। और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है, यानी कि नाइट्रोजन ने यहां 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि मुझे बताओ, इसको मैं ए लिख रहा हूं, इसको बी लिख रहा हूं, तो मुझे बताइए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ए की या बी की? वो यहां पर गलती करते हैं बहुत बड़ी। वो ये लगाने लगते हैं कि सर नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पर प्लस तो जो है कम स्टेबल हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो यहां पर स्टेबिलिटी अलग तरीके से देखते हैं। रेजोनेंस में स्टेबिलिटी देखोगे, इन दोनों कंपाउंड में देखोगे तो यहां ऐसे देखते हैं कि यहां 0 पाई बॉन्ड है, यहां 1 पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड अगर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी कि बी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा होगी। यहां पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कांसेप्ट नहीं लगाना है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये। बैक बॉन्डिंग एक तरीके से रेजोनेंस का स्पेशल केस होता है। तो तुम्हें यहां पर ये चेक करना है कि पाई बॉन्ड बढ़ेगा। ऑब्वियसली बैक बॉन्डिंग का मतलब है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, तो पाई बॉन्ड बढ़ेगा। तो बैक बॉन्डिंग जब कभी भी होगी, उसका मतलब क्या है? जब कभी भी जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो ज्यादा स्टेबल ही बनेगा। क्यों? पाई बॉन्ड बढ़ गए। और बॉन्ड बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन तो जुड़ गए ना यार। इलेक्ट्रॉन बंधना जुड़ना मतलब स्टेबिलिटी आना, है ना। तो अगर मैं इन दोनों में बात करूं तो स्टेबिलिटी बी की ज्यादा होगी ए से। ये बेसिक कांसेप्ट है बैक बॉन्डिंग का, समझ गए बात। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल और ले रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। आप मुझे बताओ, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? सोचो जरा, क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? मैंने नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन लगा दिया, कोई चेंज नहीं है, सिंपल है एकदम। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। लेकिन पार्टिसिपेट तो एक बार में एक ही करेगा, तो दूसरे को बनाने की जरूरत है नहीं। ये सिर्फ अपनी जानकारी के लिए। क्या होने वाला है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होने वाला है, और तुमको दिखेगा CH2 डबल बॉन्ड OH और यहां प्लस। अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी पूछूं तो आफ्टर बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर मैं इसको ए लिखता हूं, इसको बी लिखता हूं, तो मैं बोलूंगा स्टेबिलिटी बी की ज्यादा है, किससे? ए से। सही बात है। एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं लिखता हूं CH2+ सिंगल बॉन्ड F, तो अगर मैं इसका लोन पेयर सोचूं तो हेलोजन के पास 3-3 लोन पेयर होते हैं, लेकिन आपके काम का तो एक ही है। 2 उसके पास पड़े होंगे तो उसको हम बना भी नहीं रहे हैं, है ना। तो जो काम का है उसका काम करवा देते हैं, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करवा देते हैं, और इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड F, यहां प्लस आ जाएगा, ये ए आएगा, ये बी आएगा। फिर वही बात बोल रहा हूं मैं, गलती मत करना, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत लगाना, महापाप है ये। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो आफ्टर बैक बॉन्डिंग पाई बॉन्ड बढ़ गए तो बी की स्टेबिलिटी ज्यादा है, किससे? ए से। आई होप आपको क्लियर होगी ये बात, ठीक। अब इसका एप्लीकेशन कहां देखने को मिलता है? ये मिलता है आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जब कंपेयर कराते हो तब देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का नंबर 1 पैरामीटर ही बैक बॉन्डिंग है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से कार्बोकेटाइन का चार्ज खत्म हो जाता है और सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये एरोमेटिसिटी से भी ऊपर होता है, ठीक है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं कि सर मेरे को बताओ CH2+ सिंगल बॉन्ड NH2, इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है, CH2+ सिंगल बॉन्ड OH इसमें करानी है, और CH2+ सिंगल बॉन्ड F मुझे इसमें करानी है। इन तीनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करानी है। तो स्टेबिलिटी के लिए मुझे बताओ हो क्या रहा है यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहा है। और बॉन्ड पेयर कौन सा बन रहा है भाई? पहले से ही अगर बॉन्ड बने हुए हैं, कोई नया बॉन्ड बनता है तो पाई बॉन्ड बनता है ना। किसी भी दो एटम के बीच में अगर पहले से बॉन्ड है तो हो सकता है सिग्मा पाई दोनों ही हो। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा। अगर डबल बॉन्डेड वाला बैक बॉन्डिंग देखेंगे, अभी जो थोड़ी देर बाद देखेंगे, तो उसमें एक और नया पाई बन जाएगा, 2 पाई हो जाएंगे उसमें, है ना। तो जब कभी भी बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो अगर मैं सिंगल बॉन्ड वाली, अभी मैं सारे केस सिंगल बॉन्ड के लेके चल रहा हूं, एक केस डबल बॉन्ड का बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, है ना। तो मुझे बताओ, यहां सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, नया बॉन्ड तो पाई बनना है। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। सर साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगी मुझे बताइए। अगर मेरे पास एक एटम है और दूसरा एटम है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और दूसरे एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए।
तो ये लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। तो अब मुझे बताओ, जितनी अच्छी ये बॉन्डिंग होगी उतना मस्त काम हो जाएगा, उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कार्बोकेटाइन। सही बात है ना? जितनी स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होगी। सर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का पता कैसे करेंगे? इन ऑर्बिटल का साइज कंपेरेबल होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहां पर साइज की बात करता हूं, तो कार्बन का साइज ज्यादा होता है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। अब मुझे बताओ लोन पेयर कौन दे रहा है? यहां पर नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है, कार्बन के साथ शेयरिंग कर रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है। यहां ऑक्सीजन कर रहा है और यहां फ्लोरीन कर रहा है। मुझे बताओ साइज डिफरेंस कहां सबसे ज्यादा है? बेटा कार्बन फ्लोरीन में सबसे ज्यादा है, सबसे कम कहां है? कार्बन नाइट्रोजन में है। यानी कि यहां की बैक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी, यहां की बैक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। फिर ऑक्सीजन आएगा और उसके बाद आएगा फ्लोरीन। ध्यान रखिएगा, बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम नहीं होता, यहां साइज डिफरेंस से चेक करते हो। साइज डिफरेंस अगर ज्यादा है तो ऑर्बिटल में साइज डिफरेंस बड़ा होने की वजह से ओवरलैपिंग पुअर हो जाएगी और बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। साइज डिफरेंस अगर कम है तो स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ये मैं पहला सवाल बताया मैंने आपको। दूसरा देखेंगे, अगर मान लीजिए मैंने लिखा CH2+F, तो इसकी स्टेबिलिटी CH2+Cl से ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी CH2+Br से ज्यादा होगी, और लास्ट में आएगा CH2+I। कैसे लगाया सर? साइज डिफरेंस से लगाया। कार्बन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। ये बात आप जानते हैं। तो साइज डिफरेंस यहां कम है क्योंकि ये सेकंड पीरियड में आता है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड में पीरियड टेबल में, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड और ये वाला फिफ्थ पीरियड में। तो अगर मेरे पास सेकंड पीरियड के ही दोनों एटम आ रहे हैं तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है। सही बात है। तो हम इस तरीके से करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में बैक बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, नंबर 1 पैरामीटर यही होता है, और ऐसे हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करवाया करते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक बार साइड हट जाता हूं, देख लो इसको अच्छे से, है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर डबल बॉन्डेड वाला आ गया, जैसे मान लीजिए Y लिखा है, डबल बॉन्ड Z लिखा है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल और इसके पास लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। ठीक है, अपना लोन पेयर इसको दे देगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल इसका मैं ले लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है RC डबल बॉन्ड O, यहां प्लस है और यहां लोन पेयर। देखें, आपने इसको कहीं देखा है? बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है ये, है ना। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ऑक्सीजन के पास फील्ड ऑर्बिटल होगा। ठीक, और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, मतलब ये अपना लोन पेयर जब इसको दे देगा तो आफ्टर बैक बॉन्डिंग ऐसा दिखने वाला है आपको। और अगर मैं स्टेबिलिटी पूछूं तो बोलूंगा ये 1 पाई रख रहा है, यहां 2 पाई है, इसको A बोलूं, इसको B बोलूं, तो आफ्टर बैक बॉन्डिंग पाई बॉन्ड बढ़ जाता है, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी B की ज्यादा हो जाएगी, किससे? A से। तो आफ्टर बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बैक बॉन्डिंग डबल बॉन्डेड में भी हो सकती है, सिंगल में भी हो सकती है। पीछे मैंने सिंगल वाला बताया, एक एग्जांपल आपको ये डबल बॉन्ड वाला देख लेना कैसे होता है, क्योंकि फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन में हम बोलते हैं कि ये कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं ऐसा भी हो सकता है कि बैक बॉन्डिंग में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो। अभी आप देखें जरा, इन सभी में पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है ना, क्योंकि ये सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट अपने पास आ रहे हैं, है ना। अगर मैं यहां पर भी देखूं तो यहां पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। अगर मैं यहां पीरियड भी चेंज कर दूं तब भी इनके पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। फ्लोरीन का सेकंड पी में डला हुआ है लोन पेयर, क्लोरीन का लोन पेयर थर्ड पी में होगा, एटॉमिक नंबर 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, है ना। इसका फोर्थ पीरियड में होगा, इसका फिफ्थ में होगा, तो यहां पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जिसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसको हम डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलते हैं या बैक बॉन्डिंग बोलो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोल देता हूं, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, इसको भी बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, कोई अलग बात नहीं है, सेम है, ये भी सेम है। बस यहां क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये कहां पर अप्लाई होता है। ये अप्लाई होता है कार्बेनाइन में। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा CH2 नेगेटिव और यहां लिखा है Cl। ठीक, इसके पास लोन पेयर है और क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। आप बोलोगे सर क्लोरीन के पास लोन पेयर भी तो होते हैं, होने दो, लेकिन उसका काम नहीं है यहां पर। जब यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तब क्लोरीन अपना लोन पेयर यूज करेगा, उसको हम बोलेंगे बैक बॉन्डिंग। ये वाली देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसके पास लोन पेयर भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, लेकिन यूज क्या करेगा? ये लोन पेयर यूज करेगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। यहां पर लोन पेयर है और वैकेंट ऑर्बिटल दोनों है, लेकिन ये क्या यूज करेगा? वैकेंट ऑर्बिटल यूज करेगा। तो यहां पर ये यूज करेगा, यहां पर ये यूज करेगा, यहां ये यूज नहीं करेगा, यहां ये यूज नहीं करेगा। समझे? तो अगर मैं इसमें बैक बॉन्डिंग की बात करूं, ठीक है, या डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की बात करूं, तो CH2 नेगेटिव क्या करेगा? अपना लोन पेयर दे देगा, किसको? Cl को। तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो ये दिखाएगा CH2 डबल बॉन्ड Cl। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, डी ऑर्बिटल में लिया है अपने इसने इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको A बोलता हूं, इसको B बोलता हूं, और ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो 0 पाई रख रहा है, ये 1 पाई रख रहा है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? B की ज्यादा हो जाएगी, किससे? A से। तो इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। सर पता कैसे चलेगा कि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है? एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक नंबर 15 वाला दिखेगा आपको, 16 वाला और 17 वाला और इसके नीचे वाले, है ना। जैसे आपको यहां दिखेगा फास्फोरस, यहां सल्फर, यहां क्लोरीन और इसके नीचे वाले, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। इनके पास वैकेंट 3D होता है, इसके नीचे अगर आ जाओगे तो वैकेंट 4D और इसके नीचे तो वैकेंट 5D हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चेक करते हो। सर यूज कहां आएगा इसका? ध्यान से देखना जरा, इसका यूज आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन में। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन में भी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस या फिर बैक बॉन्डिंग नंबर 1 पैरामीटर होता है, जैसे कार्बोकेटाइन में होता था। मैं आपके सामने लिख रहा हूं CH2 नेगेटिव F, CH2 नेगेटिव Cl। अगर मुझे इनमें कंपेयर कराना है तो बताओ जरा, इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? आप बोलोगे सर इसकी ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां पर डी ऑर्बिटल होता है। फ्लोरीन में तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल कब से आने लगा, है ना। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर मैं लिखूंगा CH2 माइनस OH और CH2 माइनस SH, तो आप बोलोगे सर CH2 माइनस SH में वैकेंट डी होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये होता है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। सर ओवरलैपिंग कैसी दिखती होगी, आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास लिखा CH2 नेगेटिव, इसके पास लोन पेयर है और क्लोरीन के पास वैकेंट डी है। ठीक, तो मैं ऐसे लिखूंगा CHH और Cl। अब देखिएगा ध्यान से, इसके पास है लोन पेयर तो भरा हुआ ऑर्बिटल है, और क्लोरीन के पास है वैकेंट डी, और वैकेंट डी होता है डबल डबल, तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो यहां ओवरलैपिंग पी और डी की हो रही है, और कौन सा बॉन्ड बन रहा है? साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो पाई बनता है, यानी कि यहां पी पाई डी पाई बॉन्ड बनता है। अगर मैं पीछे ओवरलैपिंग की बात करूं तो यहां कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? पी वाली और पी वाली, तो यहां पी पाई बन रहा है।
ठीक, अगर मैं इसके भी पीछे बात करूं यहां पर, तो यहां कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, पी और पी वाली, तो यहां पी पाई बन रहा है। यानी कि अगर मैं बैक बॉन्डिंग को बोलूं, बैक बॉन्डिंग को अगर मैं बोलूं तो दो टाइप की बैक बॉन्डिंग आपके सामने है। एक बार फाइनल समरी ले लेते हैं, इसकी फाइनल समरी ले लेते हैं। बैक बॉन्डिंग आपकी दो टाइप की है। एक ऐसी बैक बॉन्डिंग जिसमें पी और पी यूज हो रहे हैं, यानी कि पी पाई बन रहा है, और एक ऐसी जहां पर पी यूज हो रहा है और डी यूज हो रहा है, तो पी पाई डी पाई बन रहा है। ये कहां ज्यादातर देखने को मिलेगा, कार्ब एनाइन में ये देखने को मिलती है, और ये आपके काम के लिए बता रहा हूं कार्बोकेटाइन में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बैक बॉन्डिंग की बात करूं तो कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन में ये बैक बॉन्डिंग होती है। क्लियर है? लेकिन कुछ बैक बॉन्डिंग ऐसी भी है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो मैं अलग से आपको बता देता हूं। जैसे बोरॉन के हैलाइड्स में, ठीक है, अगर मैं बोरॉन के हैलाइड्स की बात करूं, है ना, अदर देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो BF3, BCl3, BBr3 और Bi3, इनमें भी बैक बॉन्डिंग होती है। कैसे? बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और इसके पास लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर, तो यहां पर बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं सर बैक बॉन्डिंग अच्छी कौन सी है, तो ऑब्वियसली यहां बोरॉन आता है, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन का मामला देखें तो C प्लस इज इक्वल टू बी, क्योंकि C प्लस मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, है ना, तो वैकेंट ऑर्बिटल तो वैसे ही मिलना है क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा होगा ये, तो ये लोन पेयर दे रहा होगा, यहां ये दे रहा होगा, यहां ये दे रहा होगा, यहां ये, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, फिर ये वाली और सबसे पुअर होगी ये वाली। तो अगर मैं एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग पूछूं कि भाई बैक बॉन्डिंग अच्छी कहां हो रही है, तो एक्सटेंट ऑफ बीबी की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे अच्छी, फिर पुअर, फिर और पुअर, ये वाला। ठीक है, तो ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलता है। आपके काम की कौन सी है, ये दोनों। ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, कार्बोकेटाइन में पी पाई बी पाई, कार्बेनाइन में पी पाई डी पाई, और बैक बॉन्डिंग नंबर 1 क्राइटेरिया होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का। तो कार्बोकेटाइन के लिए अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है तो बैक बॉन्डिंग चेक करेंगे, और कार्बेनाइन में चेक करनी है तो यहां पर चेक करेंगे। क्लियर है? एक सवाल मैं आपको और करवा रहा हूं, आपको बताना है बैक बॉन्डिंग बीबी इज प्रेजेंट और नॉट, बीबी इज प्रेजेंट और नॉट, बीबी है या नहीं है। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है यहां प्लस यहां ओ, तो आपको बताना है किसमें बैक बॉन्डिंग है और किसमें नहीं है, यस और नो आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा सवाल है, यहां NH लगा दिया, यहां प्लस कर दिया, यहां NH है और यहां प्लस है, किसमें बैक बॉन्डिंग है और किसमें बैक बॉन्डिंग नहीं है। SS यहां प्लस कर दिया, यहां OO यहां प्लस कर दिया, तो बताइए किसमें बैक बॉन्डिंग है किसमें नहीं है, सोचो जरा। कार्बोकेटाइन के जस्ट पास में लोन पेयर होना चाहिए, कार्बोकेटाइन के जस्ट पास में लोन पेयर है, यस, तो इसमें बैक बॉन्डिंग है। कार्बोकेटाइन के पास में है क्या, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, नहीं है, दूसरी जगह पर है, एडजेसेंट होना चाहिए, यानी कि डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, तो यहां पर यस, यहां नो। ठीक, इधर देखो कार्बोकेटाइन के पास में लोन पेयर है बिल्कुल, तो इसका यस आ जाएगा। यहां कार्बोकेटाइन के पास ये कार्बन आ गया, लोन पेयर तो बहुत दूर आ गया, तो ये नो हो जाएगा। यहां देखो इस कार्बोकेटाइन के पास में ये लोन पेयर आ गया, सर यहां तो दो बीबी हैं, बहुत अच्छी बात है, होने तो क्या दिक्कत है, दो बीबियां भी हो सकती है ना। क्लियर है? तो यहां अगर मैं बात करूं इस कार्बोकेटाइन के लिए, यहां से भी बिल्कुल सही, यहां से भी बिल्कुल सही, यानी कि इधर भी बैक बॉन्डिंग है और इधर भी बैक बॉन्डिंग है। अगला देखें जरा फोर्थ, अगर मैं यहां एनाइन कर दूं और यहां मैंने लगा दिया PH2, ठीक, इसमें बताओ और इसमें बताओ PH2, बताओ किसमें बैक बॉन्डिंग है किसमें नहीं है। अब अगर मैं एनाइन की बात करूं तो यहां वैकेंट डी होता है, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर और उसके नीचे वालों के पास, यहां वैकेंट डी ऑर्बिटल यहां पर है, तो मुझे क्या बताओ, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो यहां बैक बॉन्डिंग है, जिसको बैक रेजोनेंस बोल सकते हो या डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोल सकते हो। यहां एनाइन है तो इसके पास में नहीं है, उससे थोड़ा दूर चला गया है, तो यहां पर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप चेक करते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा वीडियो अच्छे से एक बार फिर से देख लेना। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने बैक बॉन्डिंग को फुल डिटेल में समझा, मैंने आपको सारे केसेस इसके बता दिए। ठीक, एक बार अच्छे से आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।